चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, दिल्ली के नए पर्यावरण भवन में, और मेरे आज के मेहमान हैं मेरे मित्र और पर्यावरण के नए मंत्री। नए तो नहीं, अब साल भर हो गया, प्रकाश जावड़ेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये बिल्डिंग जो पर्यावरण का एक उदाहरण है, मिसाल है, और ये हमने लोगों के लिए भी खोला है, क्योंकि सारे बच्चे आते हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स आते हैं, देखें कि ग्रीन बिल्डिंग कैसे होती है। ये बिल्डिंग जितना इस बिल्डिंग को एनर्जी लग सकती थी उसके आधा यूज़ करती है, और जितना यूज़ करती है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है बिजली सोलर से, और ये हम पूरा करते हैं। क्योंकि ऊपर ये जो सब है ये सोलर है, ये सब सोलर है, और बाकी भी बहुत सारी विशेषताएं है, लेकिन उसकी एक फिल्म भी बनाई है और उसकी एक पैम्पलेट भी है, और रोज़ सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं, देखते हैं, नागरिकों के लिए भी। और अभी तो मैं फॉरेन टूरिस्ट जो लाते हैं उनके ट्रैक पर भी ये रखने वाला हूँ, ताकि इस साल से यहाँ सैलानी भी आएंगे, देखेंगे कि भारत में भी पर्यावरण की कितनी चिंता होती है और कैसे हम अच्छा उदाहरण प्रस्तुत और ये इमेज बदले कि भारत पर्यावरण की हर चीज़ को रोकता ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता। पर्यावरण की हर चीज़ को, हमारी जीवन शैली पूरी पर्यावरण की पूरक है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की जीवन शैली ही दुनिया को आदर्श दिखाएगी कि कम से कम कंजम्पशन कैसे करना और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे रहना। तो पर्यावरण के पूरक सारे संदेश, इसलिए हमारे नाम भी जो है जलवायु पृथ्वी, हाँ, और वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, हाँ। तो ये 5 तत्वों से सृष्टि बनी है, सारी सृष्टि। तो इसकी रक्षा करना पांचों तत्वों की, और पांचों तत्वों का संतुलन बनाए रखना, यही हमारा मिशन है। लेकिन इसमें जो आपके पहले मंत्री थे जयराम रमेश, उनका भी एक योगदान अच्छा है। ऐसा है, 10 साल में एक आध काम तो अच्छा हुआ है तो पर उनमें से एक ये है। हाँ, ये तो वो ठीक है, लेकिन आपने कहा जयराम से ये? नहीं, बिल्कुल कहता हूँ। आपने इसका नाम भी नहीं बदला? नहीं, नाम बदलना वो मेरा इंदिरा के नाम में है, नहीं, वो मैं बिल्डिंग के नाम भी बदलने से नहीं, हम काम से इसका रूप बदलेंगे। जो मंत्रालय एक क्लोज डोर था, रास्ते की रुकावट, तरक्की का रुकावट बना था, जो एक तरह से यहाँ टैक्स कहते थे और हर चीज के दाम होता था, ऐसा लोग कहते थे। आपके प्रधानमंत्री ने एक टैक्स बोला था। हाँ, तो वो यहाँ सब समाप्त हो गया, ओपन हो गया। जयंती टैक्स बोला था लेकिन जयंती जी ने एक पत्र भी लिखा है सोनिया जी को, और उसमें तो उन्होंने कहा है कि उनको कहाँ से आदेश आते थे, कैसे बंद होते थे, किसकी फाइल रोकते जाती थी, वो एक अलग कहानी है। मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता। मैं अलग से जा रहा हूँ कि हमने इसको, तरक्की के बनाम पर्यावरण नहीं होता है, पर्यावरण की रक्षा और तरक्की दोनों साथ साथ हम कर सकते हैं। पर्यावरण के शर्तों के साथ कोई समझौता किए बगैर, बल्कि मैंने तो पर्यावरण की शर्तों को और स्ट्रिक्ट किया है, और वो करके भी, लेकिन ऑनलाइन कर दी प्रक्रिया सारी। तो आवेदन ऑनलाइन होते हैं, ऑफिस में आना नहीं पड़ता। ऑफिस खेल ही बंद हो गया। कुछ अधिकारी थोड़े हैरान थे, लेकिन अब हो गया। लेकिन एक और फिर आगे चल के पारदर्शी तरीके से नीतियों के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, और नीतियों के आधार पर निर्णय करके हम एक मंजूरी देते हैं। लेकिन देखिए, हर मंत्री के आने से शैली बदलती है जी। जैसे जयराम रमेश थे, उनकी शैली थी, वो लंबे लंबे ऑर्डर अपने आप लिखते थे। जैसे कोई जज एक जजमेंट देता है, तो वो उनका कहना था कि पारदर्शिता है, मैंने जो ऑर्डर लिया मैंने सब कुछ उसमें से कोटेशन लगा के, सब कुछ अपना एविडेंस लेके वो जस्टिफाई करके लिख दिया। फिर दूसरी आई जयंती नटराजन, वो मालूम ही नहीं पड़ता था फाइल कहाँ है कहाँ नहीं है, कब क्या हुआ कब नहीं हुआ, लोग घूमते रहते थे। आपने दोनों की शैली बदली है, या आप सोचते हैं कि कुछ पारदर्शिता जो जयराम रमेश करते थे वो अच्छी थी, और कुछ जो स्ट्रिक्टनेस मैं कहूँगा जयंती नटराजन करती थी वो भी अच्छी? नहीं, मैं ऐसी बात, पहले क्या होता था इस पर मैं जाता ही नहीं। हमने जो किया है वो ये बात है कि एक तो ऑनलाइन आवेदन आने शुरू कर दिए सबके, तो वो सारा डिले खत्म हुआ। हमने टीओआर देने में 16 महीने लगते थे। टीओआर जरा बता दीजिए। टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, तो वो यानी आपको किस तरह का अध्ययन करना चाहिए एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट का, उसके लिए कोई मापदंड उनको बताते थे, उसके आधार पर वो अध्ययन करेंगे। हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक इस तरह से स्टैंडर्ड किया सारे 39 सेक्टर्स को कि अब कोई भी
1 महीने में उसका पूरा कर सकता है TOR, और इसलिए 16 महीने की जगह 1 महीना आ गया। तो हमने सरलीकरण किया, हमने पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई और नीति के आधार पे निर्णय लिए। मैं रक्षा विभाग के समिति पे था, स्थायी समिति में, और रक्षा विभाग में 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड चाइना के एकदम सजे सजे तैयार है और हमारे एकदम गंदे हैं और बन नहीं रहे हैं। बड़ी दिक्कत थी सेना को, बाकी सेना की इंफ्रास्ट्रक्चर हर फाइल यहाँ आके पड़ती थी। मैं आया तो सैकड़ों फाइल सेना के पड़े हैं। मैंने पहले ही दिन वो काम किया कि डिफेंस के कितने पड़े हैं, और हमने कहा नीति, अधिकारियों ने पूछा इसमें नीति क्या है, मैंने कहा देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, यही नीति है, और क्या नीति होती है। और इसलिए मिलिट्री को हमने डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्यावरण शर्तों के साथ, लेकिन जनरल अप्रूवल दे दिया तो सीमा से 100 किलोमीटर में उनको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, फाइल यहाँ नहीं आती। यह हमने कर दिखाया। 6000 किलोमीटर के रोड 6 दिन में मंजूर किए, क्योंकि तो उसको जो पहले रोका हुआ था उसके क्या कारण दिए हुए थे? अब क्या कारण होते, मैं पोस्टमार्टम में गया ही नहीं, इसलिए क्योंकि कहानियां तो बहुत मैंने सुनी, क्यों रोके थे, कैसे पब्लिक सेक्टर के। आज एक भी राज्य, अच्छा मैंने राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया, कांग्रेस का राज्य हो, कम्युनिस्टों का राज्य हो, ममता का हो, उड़ीसा का हो, किसी का भी हो, सभी राज्यों के जहाँ जहाँ विकास के कार्यक्रमों को मंजूरी दी जाती है, मैं वहाँ के सांसद और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, कल ही मैं महाराष्ट्र में गया था, एक साल में 123 उनके जो पब्लिक यूटिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं और जिसको मंजूरी 4-4, 10-10 साल से, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतला लगाने को, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम अमेरिका में जाके देखते हैं, वैसा ही यहाँ बनाना है तो उसको परमिशन नहीं मिल रही थी 10 साल। वहाँ भी उनका राज था, यहाँ भी उनका राज था, हमने दे दिया। और ऐसे 123 काम हर राज्य के जो हुए सैकड़ों काम, वो हमने सबको दे दिए। लेकिन तो पारदर्शी तरीके से वो तो ऑप्टिकल कॉस्मेटिक काम हुआ कि चलिए मूर्ति लगानी है, या पर्यटन के लिए काम हुआ। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई के भी रुके हुए, वो सभी हो गए मंजूर। नवी मुंबई एयरपोर्ट किया मंजूर सभी। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी मेरे कार्यालय में प्रोसेस होकर आ गए, ऐसे सभी राज्यों के, जिससे रोजगार, 8 राज्यों के विधानसभा ने, मुख्यमंत्री ने मुझे भाषण में बधाई दी है कि हमारे जो रुके काम थे इरिगेशन के, पावर के, और उसके सिवा बिजली कैसे मिलेगी, तो वो सब हमने रिकॉर्ड टाइम में किया। क्योंकि और पर्यावरण की रक्षा की उल्टी, पर्यावरण की शर्तों को ज़्यादा मजबूत बनाया, लेकिन निर्णय में पारदर्शिता लाई, नीति के आधार पर निर्णय किया, ये बताइए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जैसे बम्बई की बात पे आए, तो बम्बई में जब तक एक सड़क नहीं बनेगी चारों तरफ, वो बना रहे, कोस्टल रोड को हम मंजूरी दे रहे। एक ही उसमें मुद्दा था, और जिस पर अभी दोनों अधिकारियों ने एक रास्ता निकाला है कि जो CRZ की 500 मीटर की लाइन है, तो ये जहाँ थोड़ा सा समुद्र में बहाव डाल के जो रिक्लेम करते हैं, तो रिक्लेम करने से वो 500 मीटर की लाइन आगे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर एक स्कैम होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो 500 मीटर और उस तरफ चली जाएगी। तो नहीं, तो 500 मीटर के आज जो लाइन है वो बरकरार रहेगी, जमा हो जाएगी। हाँ, यानी वो बरकरार रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। तो वो भी मुद्दा लगभग सॉल्व हो गया है। मुझे लगता है आने वाले 1 महीने में कोस्टल रोड को भी हम मंजूरी देंगे, क्योंकि उससे प्रदूषण कम होगा। जी हाँ। मुंबई के कोस्टल रोड को जब परमिशन मिलेगी, तो आज जो सारी खचाखच भरे सड़कें जाती है, जब कंजेशन होता है तो प्रदूषण बढ़ता है। ये जब फ्री हो जाएगा तो ईस्टर्न रोड भी फ्री हो रहा है, यहाँ भी फ्री हो रहा है। दुनिया भर में अगर आप देखें कि सिंगापुर ने तो आधा सिंगापुर बना दिया समुद्र में, दुबई बन रहा है, लेकिन चीन तो एक नया पूरा एक द्वीप बना रहा है, आइलैंड बना रहा है, और ये कहने के लिए कि उसके चारों तरफ स्पेशल हमारी इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसलिए CRZ की जो नीति है, उसकी सैटेलाइट फोटोज रोज आ रही हैं, तो CRZ जो है उसकी पूरी समीक्षा हुई है। उसका रिपोर्ट शैलेश नायक कमेटी का रिपोर्ट आया है, अब कैबिनेट के सामने वो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा होगा, दुनिया का टूरिज्म कैसे चलता है, समुद्र साफ, हमें 7500 किलोमीटर की समुद्र की लाइन है और किनारा है 5500 मेन पे, और जो हमारे आइलैंड्स है वहाँ मिलके 7500 किलोमीटर। इसकी रक्षा करना, उसके मैंग्रोव्स की रक्षा करना, उसके मरीन लाइफ की रक्षा करना, साथ साथ ऐसी तरह से उसमें गंदगी ना आए ये देखना,
और उसके साथ विकास को भी नहीं रोकना। कैसे पर्यावरण पूरक विकास होगा? मुंबई में मैं देखता हूँ कि CRZ के कारण सब जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो वही बस मुंबई के और वही वो हैं। वल्नरेबल है, और उनकी- उन्हीं को सुनामी में नुकसान होगा। उनकी गंदगी सब आके उनके प्लास्टिक के थैले मैंग्रोव्स में अड़े हुए हैं। आपने मैंने अच्छा जिक्र किया। प्लास्टिक 15,000 टन हर रोज अपने यहाँ तैयार होता है और यूज होता है, और 9,000 टन का कचरा प्रोसेस होता है, कलेक्ट होता है, लेकिन 6,000 टन रोज बढ़ रहा है और ये सैकड़ों साल रहेगा। तो ये ढेर के ढेर लग रहे। अब उसमें टेक्नोलॉजी भी नई आई है, उससे ऑयल बनेगा, उससे कुछ नए प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम प्लास्टिक वेस्ट का कार्यक्रम शुरू किया है, जन आंदोलन बन रहे। मैं अगर आपको दिल्ली के बाहर ले चलूं, जी। ये दिल्ली के उत्तर की तरफ जी जहाँ रिंग रोड है जो कि नेशनल हाईवे 1 है, जी उसके दाईं तरफ पुरानी लैंडफिल है। जी। आप उनका वही स्थिति हो गई है जो फिलीपींस में लोग बोलते थे स्मोकी माउंटेन। हाँ बस आप वहाँ वैसे वो जाएं, प्लास्टिक आपको फोटो माउंटेन है। दिखाऊंगा। नहीं, उसके अंदर धुआं निकल रहा है अपने आप निकल आग रहा लग के। क्योंकि मैं मुंबई के डंप पे आप गिर गया, जितना मर्जी डीजल रोक लीजिए। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट ये एक बहुत मुद्दा है। स्वच्छ भारत होना है तो हमें सबको हमारी स्वच्छता भी सुधारनी है, लेकिन साथ साथ नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, छोटे ग्राम पंचायत को भी वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमने सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट और कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये 6 नए रूल्स तैयार किए हैं और ये रूल्स अभी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर रखे हैं। 2 महीने में पब्लिक कंसल्टेशन खत्म होगा और पब्लिक कंसल्टेशन खत्म होने के बाद हम उसको आगे ले जाएंगे।